आप हैरान हो जाओगे सुनकर, भगवान का खुद का स्ट्रीम कॉमर्स था। तो बच्चे एक दूसरे की शक्ल देखते और हंसते, सर क्या बोली जा रहे हैं, पहली क्लास है, डेमो में हम आकर बैठे हैं और सर बोल रहे हैं भगवान का स्ट्रीम कॉमर्स था। मैं कहता हूँ हाँ मैं बेटा। भी अमेज हूँ ये बात सुन के। मतलब जो बच्चा 6 महीने पहले 2 मोहल्ले नहीं क्रॉस कर सकता, आप उसे कंट्री क्रॉस करवा दोगे। मेंटेलिटी देख लो कि बच्चा जब तक हमारे पास है हम उसे शील्ड में रखेंगे, तो जब वो बाहर जाएगा वो कहाँ सेटल हो पाएगा। कि ये जो डोर है ना, ये हमारे माँ बाप और हमारे टीचर्स हैं। जब तक इन्होंने हमें पकड़ा हुआ है, हमें लग रहा है कई बार हमें खींच रहे हैं, ये खींच भी रहे हैं ताकि हम बैलेंस में रहें। बच्चों को कहता हूँ बेटा तुम जब ट्यूशन चेंज करते हो ना, ये गलती की, ट्यूशन नहीं चेंज करनी थी, तुम्हें अपनी हैबिट चेंज करनी थी। पहले एक टीचर ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, डबल पोस्ट ग्रेजुएशन की, बीएड की उस टीचर ने, बाद में एनुअल फंक्शन पे उस टीचर को स्कूल के गेट पे खड़ा कर दिया जाता है। मतलब आप सोचो, टू वेलकम द पेरेंट्स, और पेरेंट्स का वेलकम तो छोड़ो, एनुअल फंक्शन एवरी डे खड़ा कर दिया जाता है कि देखो गेट पर बच्चे शोर ना मचा रहे हो, पीएन से हैंडल नहीं होंगे, टीचर्स का रोब होता है, अब गेट पे जाके कंट्रोल करो, आपकी छुट्टी आधा घंटा लेट होगी। हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम टू द टीवी और द टीवी पॉडकास्ट की सीरीज़ में मैं अमरपाली एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ। आपने हमारे द टीवी पॉडकास्ट की सीरीज़ में मल्टीपल टॉपिक्स पे हमें आपसे बात करते हुए देखा है, सुना है, जहाँ पर हम आपके लिए आयुर्वेदिक टॉक्स लेकर आए, मोटिवेशनल टॉक लेकर आए, और आज हमारा जो पॉडकास्ट में डिस्कशन होगा वो होगा एजुकेशनल टॉपिक पर, जहाँ पर आज हमारे साथ एक ऐसे ट्यूटर मौजूद हैं जो कि बच्चों को न सिर्फ पढ़ाते हैं बल्कि उनके मेंटोर भी बनते हैं, उनके फ्रेंड भी बनते हैं, और लोगों को ये बताते हैं कि आप एक अच्छे और फनी वे में बच्चों को कैसे पढ़ा भी सकते हैं और उनको गाइड भी कर सकते हैं। तो लेट्स वेलकम हिम विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। अवनीश चुग जी इज़ विद अस। अवनीश जी, सबसे पहले बताइए कि हाउ इट ऑल स्टार्टेड, लाइक किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया, व्हाई this tutor line only? It started in 2008 I guess, with the help of my elder brother अशोक भैया। तो यहाँ पे मैं उनकी बड़ी तारीफ करूँगा। इनिशियली उन्होंने ये बोला, बेटा, मैंने उन्हें बोला पॉकेट मनी चाहिए भैया मुझे। पूरा किस्सा आपको बताता हूँ कैसे शुरू हुआ ये, कि भैया पॉकेट मनी चाहिए। कहते क्या चाहिए, उस टाइम की बात है ये 2008 की। मैंने कहा 500 रुपये दे दो, बहुत है। कहते मेरे से क्यों मांग रहे, हर महीने अपने आप कमा। तो वो ट्यूशन पढ़ा रहे थे ऑलरेडी उस टाइम पे, तो उनकी 10th की स्टूडेंट जब 11th में आई तो वो बच्चा उन्होंने मुझे भेजा। तो वो पहली स्टूडेंट थी, फर्स्ट। तो एंड हाउ ओल्ड वर यू देयर एट दैट टाइम? आई वाज 18.5 years old। अच्छा, क्या बात है। तो वो पहली स्टूडेंट थी और वहाँ से सिलसिला चला, चलते 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 1 से 2, 2 से 3 इंस्टीट्यूट, बस विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड ये चलता जा रहा है। क्या तो बात है। अगर मैं अपने टीचिंग के गुरु बोलूँ जिनसे आइडिया आया, तो वो मेरे एल्डर ब्रदर थे। आपके एल्डर ब्रदर थे। मतलब घर में हमेशा से पहले से एक ये वो स्टडी वाला एक वो माहौल देखा है आपने, जिसको देख के आप इंस्पायर? माहौल था, लेकिन मैं बहुत शरारती था, सोचा भी नहीं था टीचर बनूंगा। बनने के बाद का भी किस्सा बताता हूँ। ग्रेजुएशन के बाद आइडिया आया, चल यार बाहर जाते हैं, तो थोड़ा वो इमिग्रेशन वो सब देखा, न्यूजीलैंड के प्लान बन रहे हैं जी हमारे। फिर बैंक के एग्जाम्स दिए, और इससे बड़ा एक यूनिक किस्सा है, जब बैंकिंग के एग्जाम्स दिए, मेरा गवर्नमेंट जॉब का IBPS उस टाइम पे आया था नया। ये 2011 या 12 की बात है, ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हुई थी। मैंने क्लैरिकल एग्जाम्स दिए, वो क्लियर नहीं हुए फर्स्ट अटेम्प्ट में। लेकिन मैंने प्रोबेशनरी ऑफिसर, उससे बड़े लेवल के जब एग्जाम्स दिए, वो फर्स्ट टाइम में क्लियर हो गए, इंटरव्यू भी क्लियर होगी। गवर्नमेंट जॉब, खन्ना की पोस्टिंग आ रही है मेरी। घर पे मैंने बताया नहीं। अच्छा। और मैं जॉब लेटर आ रही है और मैं जा नहीं रहा वहाँ पे। रीजन क्योंकि तब तक मुझे 3 से 4 साल हो चुके थे पढ़ाते हुए, और वो एक कहते हैं ना कि पैशन अंदर बिल्ड हो गया था। पहले साल शायद इतना नहीं था, पर्पस सिर्फ पॉकेट मनी था, लेकिन धीरे 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 वो शौक बच्चों के साथ एक हैबिट सी बनती गई, उनके साथ पढ़ना पढ़ाना। पढ़ता भी था, सच कहें तो बच्चों से हम बहुत कुछ सीखते हैं, सिर्फ हम सिखाते नहीं हैं, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो आपकी बात से मुझे अवनीश जी एक बात याद आई, मैंने कहीं सत्संग में सुनी थी कि एक मदर होती है और वो उनका बेटा ना मीठा बहुत खाता है, गुड़ बहुत खाता है, तो वो अपने बेटे को किसी गुरुजी के पास लेके जाती हैं और उनसे बताती हैं कि ऐसे ऐसे गुड़ बहुत खाता है, गुरुजी आप इसको या तो कुछ गाइडेंस दो, इसे कुछ कहो कि ये गुड़ कम कर दे। तो वो गुरुजी कहते हैं कि आप ना इसको 4 दिन बाद लेकर आना मेरे पास। अगर ठीक है जी, 4 दिन बाद। तो वो 4 दिन बाद वापस उसको लेकर आए, तो कहते हैं कि हाँ जी गुरुजी, अब आप इसको बताइए आपने क्या कहना है। तो गुरुजी कहते हैं बेटा मीठा नहीं खाना, गुड़ नहीं खाना, क्योंकि गुड़ से ज़्यादा अगर खाएंगे तो हमें शरीर में कोई तकलीफ़ हो सकती है। अब इतनी सिंपल सी वो बात थी जो उन्होंने गुरुजी ने कही,
तो उनकी मदर कहती है गुरुजी आप यही बात 4 दिन पहले कह देते, मेरा गेड़ा भी बच जाता, मैं इतनी दूर से आई भी हूँ, आपने 4 दिन पहले ही बात क्यों नहीं कही? तो गुरुजी कहते हैं कि मैंने इसलिए नहीं कही क्योंकि इससे पहले मैं गुड़ खाता था। तो ये मतलब एक बड़ा कि जैसे आपने बताया कि हम बच्चों से भी बहुत कुछ सीखते हैं, हमें पढ़ाई भी मतलब मुझे ऐसा लगता है जब मैं भी ट्यूशन्स लेती थी एक पर्टिकुलर टाइम पर, तो मुझे भी पढ़ने को मिलता था, फिर मैं बच्चों को पढ़ाती थी पहले, मतलब ये बड़ी हेल्प हो जाती है। हम आपने बोला बच्चों से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, तो वो मुझे बात याद आई। अवनीश जी, जब एक पैशन को आप एज अ करियर चूज़ कर लेते हो, कितना मज़ा आता है? बिल्कुल भी आप थकावट नहीं फील करते हो। आपको 8 की जगह 10 घंटे 12 घंटे भी पढ़ाना पड़े, जब एग्जाम्स हो कुछ भी हो, रात तो नहीं क्या, सुबह ही कहेंगे, सुबह के 5-5 बजे तक बच्चों के साथ वीडियो कॉल पे कई बार आपको समझाना पड़ता है बोर्ड्स के एग्जाम्स में। तो बट वो मज़ा आता है, वो ये नहीं लगता यार बर्डन है या कुछ है। बस ये फ़र्क है, आप अपने काम को एक सिर्फ जॉब समझ रहे हैं या एक पैशन समझ रहे हैं, ये डिफरेंस है। आपके इस टीचिंग करियर में आपकी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा फ़नी मोमेंट कौन सा रहा है, या आपको ऐसा लगा हो कि यार ये क्या हो गया? फनी मोमेंट, या फिर कोई ऐसा मोमेंट जिसने आपको बड़ा अमेज कर दिया हो कि यार अच्छा ऐसे भी हो सकता है? हाँ, फनी ऐसा तो नहीं, अमेज वाला मैं बोलूँगा। पहली बार जब किसी बच्चे के 100 आउट ऑफ 100 आए थे, कई तो 8-10 साल हो गए, शायद ज़्यादा ही हो गए इस बात को। तो पहली बार स्टूडेंट मेरे को फ़ोन आ रहा है लड़की का, सर मेरे रिजल्ट आ गया। मैंने कहा हाँ बेटा क्या नंबर है बताओ। सर आई हैव स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100 इन इकोनॉमिक्स। तो बिलीव यू मी, मैं हंस भी रहा हूँ, उसे ब्लेसिंग्स भी दे रहा हूँ, अपने घर पे सोफे पे खड़ा होके मैं जंप कर रहा हूँ, फोन पे बात करता हूँ। तो बड़ा ही वो एक एक्साइटमेंट भी थी उस टाइम पे, खुशी भी थी और आंखें भी भरी हुई थी। इमोशनल भी हो रखे थे आप। क्या क्या चैलेंजेस आते हैं अवनीश जी एज अ ट्यूटर, एज अ टीचिंग गुरु आपकी लाइफ में? आपने मतलब टफेस्ट चैलेंज क्या फेस किया है कि यार पैशन को करियर तो बना लिया पर ये दिक्कत तो है? टीचिंग में मेरे को लगता है शायद मेरे साथ ही नहीं, सभी टीचर्स के साथ ये होता होगा, ये प्रोफेशन थोड़ा सा अनग्रेटफुल हो चुका है जी। कहीं ना कहीं। देखो आप कहीं किसी शॉप पे सामान लेने जाते हो ना, घर वाले बोल रहे बेटा ये ले 50 रुपए, जा चीज़ ले आ। आपने 50 रुपए दिए, बच्चा चीज़ लेके घर पे दिखा रहा है मैं ये लेके आया हूँ। लेकिन जब आप पढ़ा रहे हो, इट इज़ अ सर्विस। आप उस बच्चे को पढ़ा रहे हो, घर जाके उसे पेरेंट पूछ रहे बेटा तू क्या करके आया, वो दिखा नहीं सकता उस चीज़ को। उसे पता है कि टीचर 1 घंटा खड़ा रहा, मुझे मेहनत करवा रहा है, बोर्ड पे लिख रहा है, एक हाथ में किताब है, मार्कर है, वो समझा रहा है, मुझे एग्जाम्पल्स भी दे रहा है, साथ में थोड़ा एंटरटेन भी कर रहा है कि बच्चा बोर ना हो जाए, उसका इंटरेस्ट बना रहे। अब घर जाके पेरेंट्स को लगता है कि पता नहीं क्या करके आया होगा। और इससे भी बड़ी जो आजकल मेरे को लगता है कि सब टीचर्स के साथ हो रहा है, अनग्रेटफुल मैंने क्यों बोला इस प्रोफेशन को, जिस बच्चे पे हमने कई बार ज्यादा मेहनत की होती है ना और उसका रिजल्ट आता है जब 12th का, समटाइम्स दे डोंट इवन बोदर टू कॉल अस कि सर मेरे इतने मार्क्स आ गए। हमें फोन करके पूछना पड़ता है तू बता भी तेरा क्या रिजल्ट आया। और कई बार जहाँ शायद 1-2% थोड़ी कमी रह जाती है कोई ना कहीं, बिकॉज टीचर्स आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, ऑफ कोर्स। तो जहाँ लगता है कि ये बच्चा शायद मेरे साथ इतना कनेक्ट नहीं हुआ या बच्चा शायद मेरे को नेगेटिव ना ले रहा हो, वो बच्चे कई बार ऐसा हुआ है ज्यादा कनेक्ट कर चुके होते हैं और मिलने आते हैं। अरे वाह। मतलब मैटर ये नहीं करता कि आपके लिए कोई केक बड़ा लेकर आ रहा है या छोटा लेकर आ रहा है, हैंडमेड है वो मैटर करता है, इमोशंस मैटर करते हैं। ये बात आपने क्यों कही? कुछ ऐसा किस्सा याद आया, मैं बताता हूँ आपकी इसी बात पे। टीचर्स डे था, ये शायद लास्ट टू लास्ट ईयर की बात है, 2022 की बात है ये जी। तो बच्चे केक लेके आए, इवन केक्स ऐसे भी 10 केक लेके आए, 10 से ज़्यादा ही, हैप्पी टीचर्स डे ऐसे HAPPTE मतलब ये चल रहा है सब कुछ। और वो केक काटा, उसके बाद नेक्स्ट बैच आया, वो 5-7 केक लेकर आए हैं, लेकिन उसमें एक बच्ची थी छोटा सा केक लाई। तो वो बड़ा अच्छे क्लासिकल डांस भी करती है हमारी बच्ची अभी भी, मतलब उसकी परफॉर्मेंस पे मैं रो पड़ा था टीचर्स डे पे जब उसने परफॉर्म किया। तो वो जो वो छोटा सा केक लाई ना, मैंने कहा बेटा ये क्या, मतलब आप क्या चीज़ है ये, क्या कुछ है ये? कहती हाँ सर ये मैंने हाथों से बनाया है। तो मैंने कहा भाई सारे केक साइड पे, ये वाला केक बीच में होना चाहिए जब काटेंगे। तो ऐसे मोमेंट्स होते हैं। That also makes you emotional also, exactly. Right? This also shows the bond that your kids gets with you, है ना? आपके साथ वो connected कितना feel करते हैं। अवनीश जी, आपके इस करियर में फैमिली की अगर बात करें तो are you satisfied like with your job, with your income in this profession,
and what all your like family feels about you? फैमिली का जहाँ तक है कंट्रीब्यूशन की मैं बात करूँ तो शायद उनका बहुत बड़ा है. जब बच्चों के एग्जाम्स होते हैं ना, कई बार वाइफ बच्चे अलग रूम में सो रहे हैं, मैं अलग रूम में हूँ, बिकॉज मुझे पता है रात के 4 बजे भी ये फ़ोन बजेगा. तो वो सुबह 6 बजे उठ के क्लास ले रहे हैं, बच्चे का 9 बजे एग्जाम है अगर, तो बच्चों ने कई बार 6-7 बजे भी आना है, स्पेशली इन द फाइनल एग्जाम्स. आम दिनों में नहीं, लेकिन वो एक महीना ऐसा होता है हमारे लिए. तो वो कॉन्ट्रीब्यूशन, और वो समझते हैं. मैं उन्हें उठाता नहीं अपनी वाइफ को कि चल नीचे 6 बजे क्लास लेने जाना है, बट 5 मिनट नहीं होते मुझे पहुंचे को मेरे लिए मिल्क टी कुछ ना कुछ अपने आप आ जाना है. तो ये कनेक्शन है जी. तो फैमिली का कंट्रीब्यूशन काफ़ी इस तरह से रहा. इनकम की जहाँ तक बात करें, जब टीचिंग ही बोल दिया तो आई थिंक यहाँ पे इनकम बोलना शायद वो इनजस्टिस हो जाएगा प्रोफेशन के साथ, अगर हम सिर्फ इनकम की बात करेंगे तो अगर आप टीचिंग में आए हो तो आपको सिर्फ इनकम नहीं सोचनी है, आपका कुछ एक अलग एम है, आप में स्पार्क है, कुछ भी. मुझे बच्चों में ये चीज़ जगानी है कि उनमें कुछ हो. राइट. अवनीश जी, मेरे एक जहन में बात आ रही थी जो मतलब मैं सभी जो भी टीचिंग लाइन से कंसल्ट रखते हैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि बड़ा चैलेंजिंग हो गया एक्चुअली आजकल के टाइम पे, कंपटीशन इतना टफ हो गया है. आपने कभी ऐसा चैलेंज फेस किया है, किसी पेरेंट ने आपको कहा हो कि इतने ही ग्रेड चाहिए, इतना ही ये परसेंटेज चाहिए, और ये हमारा बच्चा है जी, हमें नहीं पता, ये पढ़ता वढ़ता है नहीं, आप ही देखो इसको क्या करना है, इसकी स्कूल से कंप्लेंट आ रही है, पढ़ता नहीं है, हमने बड़े ट्यूशन टीचर्स बदल लिए, ये सब आपको बहुत कॉमनली सुनने को मिलता होगा. कितना चैलेंजिंग रहता है आपके लिए? ये आपने बोला कभी ऐसा हुआ, ये कभी नहीं, आई गेस हर साल ही ऐसा होता है. अच्छा. 2-4 पेरेंट्स ऐसे होते ही हैं, सर आपके पास ट्यूशन रख दी, हम तो पैसे दे रहे हैं, हमें नंबर चाहिए, एज इफ ये कोई मतलब ट्रेडिंग हो रही है यहाँ पे. वो ये नहीं देखते कि बच्चा शायद आपका एजुकेशन में अच्छा ना हो, किसी और चीज़ में हो, कुछ ही भी हो सकता है. अब उन्हीं पेरेंट्स से अगर मैं ये बोलूँ, मतलब ये नहीं है, देखो पेरेंट्स अपने बच्चों का बुरा चाहते हैं, वो अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन जब वो कंपेयर करने लग जाते हैं, उसके इतने नंबर हैं, तेरे इतने नंबर क्यों हैं, सर इसके फ्रेंड के तो इतने आए हैं, सर इसके कज़न के तो इतने हैं, इसके कम क्यों रह गए, हमने तो स्टार्टिंग से आपके पास लगवाया हुआ है. वो ये नहीं देखते कि बच्चा कहीं मिस क्या कर रहे हैं चीज़ें. अब मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ, बेटा मैं जब तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना, समझाना इतना ज़रूरी नहीं है, समझना जितना ज़रूरी है. समझाने वाला कोई भी हो, तुम नंबर ले आओगे अगर तुम समझने की कैपेबिलिटी रखते हो. तो हमें ये पकड़ना है कि बच्चा समझ क्यों नहीं पा रहा, कि उसके माइंड में चल क्या रहा है. कहीं वो फ्रेंड्स, कहीं स्कूल में तो नहीं, कहीं वो किसी कुछ उसे तंग कर रहे हैं बच्चे, या और उसका कुछ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले कुछ ऐसी इश्यूज में फंस गया. ये एज ऐसी है, बिल्कुल. हमारे पास ज़्यादा 11th-12th के बच्चे आते हैं, कहीं ऐसी किसी चीज़ में तो नहीं हुआ है, या एरिया में, या कजन्स, या किसी तरह का ऐसा, या गेम की कोई एडिक्शन उस बच्चे को हो गई हो, या पेरेंट्स का ऐसा बहुत इशू आता है. अभी सितंबर एग्जाम्स होते हैं बच्चों के ना, यूनिट टेस्ट कह देते हैं जिसे हम. मेरे पास एक बच्चा आया, मैंने कहा बेटा तू पढ़ रहा है, तैयारी हो रही है, मेरे पास आ, एक्स्ट्रा क्लासेस लग रही हैं, सुबह लग रही हैं, शाम को लग रही हैं, तू आ. सर मैं नहीं आ सकता. मैंने कहा क्यों? सर मेरे मम्मा पापा का, बच्चा मुझे अकेले में बता रहा है, मेरे मम्मा पापा का डिवोर्स हो रहा है, सेपरेट हो रहे हैं, और मेरा डिसीजन नहीं लिया जा रहा अभी तक फैमिली से या कोर्ट या जैसे भी, कि मैंने मम्मा के साथ रहना है या पापा के साथ. अब उस बच्चे से हम मार्क्स क्या एक्सपेक्ट करें जिसके माइंड में इतनी बड़ी एक कंफ्यूजन चल रही है, जो सोचो वो किस चीज़ से निकल उसको यही नहीं पता कि उससे रहना कहाँ, उसकी 12th ग्रेड है. गॉड. तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं. आई थिंक पढ़ने पढ़ाने से ज़्यादा ना बच्चे को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, एज ए पेरेंट भी, एज ए टीचर भी. अवनीश जी, आपके इस बात से मुझे एक बात याद आई कि जितने भी पेरेंट्स इस वक्त हमारे पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहती हूँ कि जब भी आप कभी भी अपने बच्चे को किसी भी करियर के लिए या फिर पढ़ाई के लिए जब फोर्स कर रहे होते हैं ना, उस समय एक बार अपने स्कूल लाइफ को याद कीजिए, और याद करने की कोशिश कीजिए कि आपके जितने 6th क्लास में ग्रेड्स थे, 8th क्लास में ग्रेड थे, 10th क्लास में ग्रेड थे, क्या आज आपसे वो ग्रेड्स के बारे में कोई पूछ रहा है, या वो ग्रेड्स आज आपको किसी भी तरीके से मदद कर रहे हैं. और जब भी हम बच्चों को बोलते हैं कि बच्चे अपने पेरेंट्स को गलत समझते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो फोर्स जो पेरेंट्स हमें कर रहे हैं ना, वो हमें कभी कभी हमारे दुश्मन लगने लगते हैं. तो बच्चों से भी ये रिक्वेस्ट है कि कभी कभी अगर हमें अपनी बात को समझाना है तो उनकी बात को समझना भी बड़ा ज़रूरी है. ये वाइसा वर्सा है बोथ पेरेंट्स और बच्चों के लिए. बच्चों के लिए स्पेशली मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी पेरेंट आपके करियर के लिए और आपके किसी भी तरह के रिलेशनशिप के लिए
खिलाफ नहीं होते, वो बस आपको गरीब नहीं देखना चाहते हैं। ये बात मैंने जाकिर खान साहब की सुनी थी, उन्होंने कहीं किसी टीवी इंटरव्यू में कहा था और ये मुझे बहुत ही टची लगी थी। तो आपकी इसी बात से, सॉरी बीच में बोल रहा हूँ, जी जी, जो आपने पेरेंट्स की बात कही ना, तो यहाँ पे अक्सर ना एक किस्सा है जो बोला जाता है श्री कृष्ण और अर्जुन जी का, कि आई डोंट नो कितना ऑथेंटिक है। श्री कृष्ण ने एक बार अर्जुन जी को कहा, ये पतंग उड़ रही है, ठीक है, तुम इसे कितना दूर उड़ा सकते हो? कहते जितनी इसके साथ ये डोर होएगी उतना उड़ा सकते हैं। फिर श्री कृष्ण ने कहा, क्या तुम इसे और दूर उड़ा सकते हो? कहते हाँ, अगर ये डोर तोड़ दें। डोर तोड़ी, वो पतंग थोड़ी सी दूर गई, लेकिन उसके बाद ज़मीन पर गिर गई। तो वही चीज़ अगर आज के टाइम पे हम बच्चों के साथ कनेक्ट करें, यही पेरेंट्स को समझना होगा कि ये पेरेंट्स से ज़्यादा आई थिंक मुझे लगता है बच्चों को समझना होगा कि ये जो डोर है ना, ये हमारे माँ बाप और हमारे टीचर्स हैं। जब तक इन्होंने हमें पकड़ा हुआ है, हमें लग रहा है कई बार हमें खींच रहे हैं, ये खींच भी रहे हैं ताकि हम बैलेंस में रहें, हमारा वो बैलेंस बना रहे स्टेबिलिटी के लिए। अगर ये डोर छोड़ देंगे ना, हमें एक बार तो लगेगा हमें हम उड़ रहे हैं, लेकिन बाद में ज़मीन पर होएंगे। और सेम थिंग गोज विद पेरेंट्स ऑल्सो, कि अगर आप उनको खींच रहे हैं तो फिर आपको इन दी एंड उनको थोड़ा सा छोड़ भी देना है, ढील भी देनी है, ताकि वो और उड़ सके और उड़ सके। स्प्रिंग अक्सर इस पे कहा जाता है। हमारे स्कूल में मेरे फिजिकल एजुकेशन के टीचर होते थे हमारे उस टाइम पे, तो उन्होंने पूरी क्लास को, स्पेशली गर्ल्स को, ये बात उस टाइम पे समझाई थी कि पीटीएम पे गर्ल्स को और उनके पेरेंट्स को बोली ये बात उन्होंने कि एक स्प्रिंग है, उसको जितना दबाएंगे ना, जब आप उस स्प्रिंग को छोड़ेंगे वो उतना ही ज़्यादा बड़ा उड़ेगा। बिल्कुल। तो ज़रूरी है कि उसको थोड़ा थोड़ा प्रेस एंड रिलीज करते रहे, रादर देन कि उसको बहुत प्रेशर डालते रहे उस पर, तो वो एकदम से फिर बहुत बड़ी छलांग लगाएगा और फिर वो हाथ में नहीं आएगा। बिल्कुल वो, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये फोर्स और ये कंपटीशन की भावना बच्चों में पैदा कर देना ही आजकल का हमारा जो यूथ है वो भटक रहा है, अलग अलग जगहों पे उनके दिमाग डाइवर्टेड है, कुछ सोशल मीडिया में, कुछ ड्रग्स एडिक्शन में, या फिर कुछ जब घर से बच्चों को, मुझे लगता है कि वो प्यार और वो स्नेह, वो केयर, मतलब एक टाइम पे आके पता नहीं क्यों पेरेंट्स की कम हो जाती है, फिर वो बाहर प्यार ढूंढने लग जाते हैं और फिर कुछ ऐसी चीज़ों में अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर सबसे ज़्यादा हर्ट भी पेरेंट्स ही होते हैं। तो ज़रूरत है सभी पेरेंट्स को भी कि बच्चों को जहाँ हमने समझाना है वहाँ पे उनको समझना भी बहुत ज़रूरी है। अवनीश जी, कोई ऐसा इंसिडेंट है कि किसी बच्चे ने आपको आके बताया हो कि घर पे मेरे साथ ऐसा हो गया, और आप उसके घर के इंसिडेंट को सुन के शॉक हो गए हो कि यार ऐसा भी होता है, अभी भी ऐसा हो रहा है? किस्सा इसी साल का किस्सा है ये। तो एक लड़की मेरे पास आई, स्टूडेंट, 12th की बच्ची है, तो एंटर हुई। मैंने कहा क्या बात है भाई, तेरी चीक्स बड़ी लाल लाल है, क्या लगाया होगा? फनी वे में मैंने उसे बोला, भाई ये क्या चीज़ है भाई? तो उसकी आंखें नम हो गई। अच्छा। और थैंकफुली और किसी बच्चे ने नोटिस नहीं किया, उसकी आंखें भर गई। तो उसने बोला, सर थप्पड़ पड़े मुझे आज। अच्छा, सबके सामने? हाँ। मैंने कहा क्यों बेटा? कहती सर मेरे आज ही एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं, तो मैंने मम्मा पापा को बोला मुझे एक दिन आज का रहने दो, मैं कल से ट्यूशन्स पे चली जाऊँगी। अच्छा। तो जब आपने मैसेज भेजा, बिकॉज हमें मैसेज भेजना पड़ता है, ये योर वार्ड वाज एब्सेंट टुडे, तो मुझे उस टाइम पे थप्पड़ पड़े दोनों तरफ। 12th के बच्चे की बात बता रहा हूँ, या आज के टाइम की बात बता रहा हूँ, इसी साल की, कोई बहुत 50 साल पुरानी बात। यस। तो वो बच्ची बाहर गई और मुझे लगा कि शायद जाना चाहिए। फिर मैंने बाहर जाके उसे थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश की, जो मेरे से हो पाया, कि आई एग्री बेटा, तेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तेरे को पापा, कहती पापा, एक तरफ से पापा और मम्मी भी लगे हुए दोनों ही। तो वो बच्ची, मतलब देखने वाला था उसका फेस, लाइक स्वेलिंग नहीं कह देते जिसे, कि फेस पूरा रेड और स्वेलिंग। ये कुछ दिन पुरानी बात है, एक छुट्टी के लिए। और वो भी बच्चा बोल रहा है कि मेरे आज ही एग्जाम्स खत्म हुए, मैं आज रहने दो, कल जाऊंगी। तो इस तरह के बहुत से किस्से हैं। हम पेरेंट्स को समझाना भी चाहे ना, तो वो हमें नहीं समझेंगे अगर इस बात को हम उन्हें कहें भी ये चीज़ गलत है। बहुत बार ट्राई की हमने ये चीज़ें, बट नहीं समझते। तो हमें कहीं ना कहीं बच्चों को थोड़ा पॉजिटिविटी देनी पड़ती है, मोटिवेट करना पड़ता है। मैं आपकी बात सुन के लिटरली सन हो चुकी हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बात सुन के। और मतलब मैं वो उस बच्ची की कैसे, मतलब अगर मैं उसके शूज़ में अपने पैर डालने की कोशिश करूँ ना, तब भी मैं बैक ऑफ कर रही हूँ कि वो किस टाइम, उस टाइम पे जिस ट्रॉमा से गुजरी है। हमें अपने टाइम पे, आज से 15-20 साल पहले, शायद हमें तब नहीं स्लैप किया हमारे पेरेंट्स ने, और आज भी ऐसे हैं। अब आप सोचिए, वो बच्ची कल को अगर किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाएगी, पढ़ेगी, अच्छी बच्ची है, बहुत सिंसियर बच्चा है वो, लेकिन क्या उसका दिल करेगा दोबारा घर पे आके रहने को, या कि मैं, वो भागना चाहेगा बच्चा दूर दूर दूर, कि मुझे बस घर से बाहर जाना है। उसकी क्या अटैचमेंट रहेगी पेरेंट्स के साथ? मुझे ऐसा लगता है अवनीश जी, यहाँ पर मैं आपके एक और बात ऐड ऑन करना चाहूँगी कि ये पहली बात तो जो ये स्ट्रिक्टनेस है, हम ये भूल जाते हैं कि इस स्ट्रिक्टनेस से हमारा बच्चा हमारे से डर तो रहा है, पर वो अंदर ही अंदर हमारी रिस्पेक्ट खो चुका है।
डर और रिस्पेक्ट के बीच में एक बहुत थिन लाइन है। और जो बात आपने कही बाहर भागने वाली, मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब में जो ये कल्चर हमारे बढ़ा है ना फॉरेन कंट्रीज़ में जाने वाला, वो कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में इतनी एक तरीके से मतलब एक स्ट्रिक्टनेस रहती है, रेस्ट्रिक्शंस रहती है। हम बच्चे से कम्युनिकेट नहीं करते हैं। एक सर्टेन एज के बाद टीनेज में बच्चा आ गया है, हमने पता नहीं कौन सा एक गैप बना लेना होता है बच्चों से, हम उनसे बात ही नहीं कर रहे हैं। हमें बस इस बात से मतलब है कि वो पढ़ाई कर लें, अच्छे नंबर आ जाएं, बस इधर उधर उनकी किसी के साथ सेटिंग्स ना हो, और हमें बस इसी चीज़ से मतलब है। हम ये कभी बच्चे को बिठा के पूछते ही नहीं है कि बच्चे आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको स्कूल में कोई बुली तो नहीं करता, कोई टीचर ने आपको सारी क्लास के सामने आपको इंसल्ट तो नहीं किया। हम अब स्कूल अपडेट्स तो लेते ही नहीं हैं बच्चों से। जब कोई कांड हो जाता है, जब किसी गलत एक्टिविटी में बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं, तब हमें बड़ा रोना आता है, तब भी हमने फिर बच्चों को ही मारना है। हम ये नहीं देखते कि हमने कब लास्ट टाइम बच्चों को बिठा के उनसे पूछा था कि बच्चे क्या हो रहा है लाइफ में, बताओ। उन्हें टाइम देना बहुत जरूरी है। या तो बच्चों को हम ओवर पैम्पर किया जा रहे हैं बिल्कुल, हाँ, या बहुत तो ज्यादा बिल्कुल ही बिगाड़ रहे हैं। अब एक केस आया, बच्चा खुद उसने ड्राइवर के साथ आना जाना है फिर भी, या अपनी कन्वेंस पे भी, जिस तरह से भी, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर जैसे बच्चों को अलाउड है 11-12 के। तो वो बच्चे, पेरेंट्स से मैंने पूछा, कहते सर ट्यूशन ना बहुत दूर है। मैं कहा कितनी दूर है? सर हमारे घर से 3 किलोमीटर्स है। 12th का बच्चा, बोर्ड्स पढ़ने वाला, मार्क्स चाहिए कि सर इसे पसंद भी आपके पास ही है, लगना भी चाहता है, लेकिन दूर पढ़ रहा है। मैंने कहा मैम इसने 12th के बाद क्या करना है? 6 महीने रह गए 12th खत्म होने, 12th के बाद इसने क्या करना है? सर इसने बाहर जाना है। मतलब जो बच्चा 6 महीने पहले 2 मोहल्ले नहीं क्रॉस कर सकता, आप उसे कंट्री क्रॉस करवा दोगे। मेंटेलिटी देख लो कि बच्चा जब तक हमारे पास है हम उसे शील्ड में रखेंगे, तो जब वो बाहर जाएगा वो कहाँ सेटल हो पाएगा? वो एकदम से रोएगा, 1-2 सेमेस्टर्स के बाद वापस आएगा। तो अब हमें समझना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा ये उन्हें देनी पड़ेगी ये छूट। बिल्कुल, इलास्टिसिटी बहुत ज़रूरी है। और अवनीश जी, कोई ऐसा मोमेंट बताइए जहाँ पर आपको ऐसा लगा हो कि यार वाओ, आई एम द बेस्ट। कभी ऐसा मोमेंट कोई? हाँ, टीचर्स डे पे 2 साल पुरानी बात है, क्लासिकल डांस किया एक बच्ची ने, वो जिसके बारे में अभी आप जिक्र गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो वो बड़ा एक म्यूजिक की टोन में उस बच्चे ने, और लास्ट में उसने प्रणाम किया जिस तरह से ना क्लासिकल में, बिल्कुल ले डाउन होके, और वो वीडियो भी हमने पेज पे डाली हुई है अपने। तो मैं रो पड़ा लिटरली देखते। तो 2 मिनट के लिए मैं अपनी आंखें ही पूछ रहा था। तो अभी तक का सबसे इमोशनल टीचर्स डे का किसी बच्चे की तरफ से गिफ्ट, जो हम कहें, ये कोई मटेरियलिस्टिक गिफ्ट नहीं था, कि इमोशंस थे, तो वो अभी भी याद आते हैं। गूस बम्स खड़े हो जाते हैं जब वो अभी भी याद आता है वो सीन। और अवनीश जी, आपकी जो ट्यूशन लाइन है, ये जो आप जैसे ट्यूटिंग करते हैं बच्चों की, मुझे ऐसा लगता है कि इतना कंपटीशन बढ़ चुका है। तो यहाँ पे देखिए, सभी ने अपने जो करियर चूज़ किए हैं, हमारा मकसद तो यही होता है कि हमें पैसे भी कमाने हैं, घर भी चलाना है, सब कुछ करना है। तो ये जब कंपटीशन इतना बढ़ चुका है आपकी लाइन में, हाउ डू यू मैनेज एंड व्हाट हैपन्स व्हेन यू हियर समथिंग अबाउट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अपनी कंपटीशन को कट करने के लिए मैनी पीपल बैक बिच ऑल्सो, तो वो आप कैसे कट करते हो, या अपने कंपटीशन के बीच में अपने आप को कैसे मेंटेन रख पाते हो? कंपटीशन में सबसे बड़ा इशू क्या है, किसी भी फील्ड में, हमारे में भी है, कहने को टीचर गुरु, लेकिन इस फील्ड में भी लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा है। बच्चा आपके पास आ रहा है, दूसरे टीचर की क्रिटिसिज्म हो रही है, वो ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, स्कूल के टीचर ऐसे हैं, वो फलानी ट्यूशंस वाले ऐसे हैं। अगर आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछते कि एज अ टीचर आपको किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा प्राउड फील होता है, तो भी मैं शायद यही आंसर देता। और जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक 12th कर चुके हैं वो इस बात से एग्री करेंगे। ट्यूशन पे जब भी कोई बच्चा आता है ना, कहीं से ट्यूशन छोड़ के क्यों नहीं आए, सर मैं वहाँ से छोड़ कर आया हूँ, वहाँ पे ना ये दिक्कत आई, मैं टोक देता हूँ क्लास में, बेटा यहाँ पे ये बातें नहीं होंगी। कि अगर मुझे प्राउड फील होता है अपने आप पे सिर्फ इस बात का कि हमारे सेंटर पे किसी भी बच्चे के थ्रू या अपने थ्रू हमारी कोशिश होती है किसी टीचर को क्रिटिसाइज ना किया जाए। लाइक हमारे ना संत निरंकारी मिशन है जिन्हें फॉलो करते हैं, तो वहाँ पे एक बात हमें अक्सर सिखाई जाती है, कहते कोई की करदा है मैनू की, जो नहीं करना वो मैं ना करा। क्या बात है। अगर मैं भी उस क्रिटिसिज्म में, उस रैट रेस में पड़ गया, तो बच्चा जो मेरे पास ट्रस्ट करके आया, पेरेंट्स ने जो भेजा है, मैं उसे पढ़ाने के साथ मोरल वैल्यूज तो दे ही नहीं पाया, मैं उसे क्या सिखा रहा हूँ? क्रिटिसिज्म। ऐसा ही किस्सा पेरेंट्स का भी हुआ मेरे साथ। एक पेरेंट्स के साथ, मदर के साथ, बच्चे के नंबर नहीं आए,
मे एग्जाम्स में फेथ होता है। देखो एक मतलब जो बच्चा 10th में नंबर नहीं इतने ले पाया, 11th में नहीं ले पाया, 12th में 1 महीना उसे आए को नहीं हुआ, मे एग्जाम्स आ गए उसके और वो पॉइंटों पे पास हुआ जिसे कह सकते हैं। तो हिज मदर वॉज वेरी रूड, तो थोड़ा सा मेरे को लगा, तो कहते हैं नहीं जी हमने ट्यूशन हटानी है वो। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जैसे आपको ठीक लगता है। फिर मेरे को 1 महीने बाद 2 महीने बाद पता चल रहा है वो जहाँ पे भी गया बच्चा वहाँ पे क्रिटिसिज्म हो रही है, बच्चा बोल रहा है, वो मदर किट्टी पार्टीज में बोल रही हैं। तो मेरे को उसके फ्रेंड्स आके बता रहे हैं जो मेरे पास इसी स्कूल के लगे हुए कि सर ये कुछ हो रहा है। मैं कहा कोई बात नहीं बेटा, तुमने अभी मुझे बताया, आगे डिस्कशन मत करना कि वो बच्चा भी लाइफ में ग्रो करे। बट मेरे लिए वरी की बात ये है, मदर इज ओके, चलो वो अपनी लाइफ काफ़ी हद तक जी चुके हैं, वो बच्चे में हम कहीं मोरल वैल्यूज तो नहीं गलत भर रहे। मेरे पास किसी गुरु का बच्चा आ रहा है, मैं कह रहा हूँ बेटा हर ट्यूशन टीचर कौन चाहेगा कि मेरे बच्चे के 90% से कम आए? तो जहाँ से भी छोड़ के मेरे पास आए, क्या वो चाहेगा इसके कम आए इसके ज़्यादा आए? नहीं। उसके लिए सारे उसके खुद के बच्चे उसके लिए इक्वल हैं। एक गुरु के लिए अपने बच्चे क्या और स्टूडेंट्स क्या सब एक है, उसे इक्वली देखना है उन्हें। बिल्कुल। तो कोई भी नहीं चाहेगा कम आए। इट्स जस्ट जैसे हम किसी सत्संग पे जाएं, सामने 1000 बंदा बैठा है, 1000 में से शायद 50 ही होंगे जो बहुत कनेक्ट हुए होंगे, उस भक्ति में मगन होंगे। बाकी 950 उसने सूट ये पहना है, उसकी ड्रेस ऐसी है, कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है। ठीक वैसे एजुकेशन में भी तो है, हमें सामने से सिखाने वाला बहुत अच्छा है, मैं नहीं और भी कोई टीचर हो चाहे, हम फोकस के साथ वो चीज़ कर रहे हैं नहीं, ये मैटर करता है। बच्चों को कहता हूँ बेटा तुम जब ट्यूशन चेंज करते हो ना, ये गलती की, ट्यूशन नहीं चेंज करनी थी, तुम्हें अपनी हैबिट चेंज करनी थी। पहले वो कर लेते थे शायद तुम पुरानी ट्यूशन पे अच्छा स्कोर कर लेते। तो ये बच्चों के बिहेवियर चेंज पहले करना होता है। पेरेंट्स या स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं नहीं यार, मेरे पास जब बच्चे आते हैं सर इसके ना फलानी ट्यूशन में नंबर नहीं आ रहे थे इसलिए आपके पास आए। मैंने कहा 2 ही रीज़न होंगे जी, या तो ये बच्चा छुट्टियां बहुत मारता होगा या ये क्लास में थोड़ा सा फोकस नहीं होगा इसका। तो वो कहते हैं हाँ ये छुट्टियां बहुत मारता था। तो जब छुट्टियां मारनी है तो वहाँ पढ़ा या यहाँ पढ़ा कोई फ़र्क नहीं, एक ही बात है। अवनीश जी, पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशन के बारे में हम बात कर रहे थे, उसी के बारे में अगर आपके बारे में बात करें तो क्या बॉन्ड है मदर से स्पेशली, फिर फादर से भी जानना चाहते हैं कि आपने एज अ बचपन में आपका घर का माहौल कैसा रहा, क्योंकि अभी हम बच्चों के बारे में बात कर रहे थे और जैसी सिखलाई के बारे में आप बात कर रहे हैं, जो बातें आप कह रहे हैं वो आम लोगों के मुँह से सुनने को नहीं मिलती हैं। समथिंग मस्ट बी स्पेशल देयर व्हेन यू वर ग्रोइंग अप। और जब बचपन से लेके कुछ ऐसा मोमेंट हमें शेयर कीजिए कि जो आपकी सिखलाई रही है, और उसके बाद अब जब बड़े हो गए, कमाने लग गए, खुद के बच्चे हैं, तो अपनी माँ ने कभी ये कहा हो कि यार अवनीश वाह मज़ा आ गया? था बचपन का एक ऐसा मोमेंट था, पापा का मोमेंट बताता हूँ बचपन का। पापा ने जब भी घर पे आना ना, भैया ट्यूशन गए, मेरे 2 भाई दोनों बड़े हैं मुझसे काफ़ी एज में, तो पापा ने घर पे आना, डोर नॉक करना, मेन गेट एंटर करके अब डोर नॉक कर रहे हैं भी खोलो, तो पापा ने कभी भी मम्मा का नाम नहीं लिया। अच्छा। उन्होंने हमेशा या मेरा नाम लेना, वो देख रहे हैं मैं तो छोटा सोया हुआ हूँ या मतलब आधी नींद में हूँ, थोड़ा कॉन्शियस नहीं हूँ इतना, भैया घर पे नहीं है फिर भी हमारा नाम ले रहे हैं, मम्मा को नहीं बोल रहे। और मम्मा ने फिर चले भी जाना और डोर खोलना। मतलब वो तब नहीं समझ आया, अब समझ आता है कि पापा को बड़े होकर मैंने पूछा पापा आप ऐसे क्यों करते थे? कहते बेटा तेरी मम्मी मेरा नाम लेती है। मैंने कहा नहीं। कहते जो रिस्पेक्ट है ना ये गिव एंड टेक है, इट्स अ 2 वे प्रोसेस। अगर वो मेरा नाम नहीं लेते मैं उसका नाम कैसे लूं? पापा ने आज तक मम्मा को कभी तू कह के नहीं बुलाया, तुसी एवरी टाइम। ही नेवर सेड तू ये कर दे, तू वो कर दे, उनका नाम लेके नेवर। तो वो मोरल वैल्यूज हमें पापा से मिली हैं। क्या बात है। मम्मा की आप बात कर रहे हैं, मम्मी का अभी का एक इंसिडेंट रहा। इसी साल फर्स्ट टाइम हमें अब्रोड जाने का मौका मिला। अरे वाह। मेरे ब्रदर इन लॉ कई बार कहते रहे आफ्टर मैरिज चलो चलो अब्रोड चलो, या आपका टूर बनाते हैं पैकेज, उनका इसी चीज़ का काम। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को एक चीज़ है, जब मम्मा पापा जाएंगे या तो मैं उनके साथ जाऊंगा या उनके जाने के बाद जाऊंगा, वो पहले एक बार अब्रोड जाएं। तो किसी ना किसी कारण 2-3 साल उनका हो नहीं पाया, कभी पासपोर्ट का इशू, कभी उनकी हेल्थ का इशू आ गया। तो बाय गॉड्स ग्रेस इस बार इकट्ठे गए हम, मम्मा पापा और मैं, हम सब फैमिली। तो जैसे ही हम सिंगापुर गए तो एयरपोर्ट पे वहाँ पे जब उतरे तो एयरपोर्ट पे मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा, सन्नी तेरे पापा का ना एक सपना सीगा, पंजाबी में उन्होंने बोला, सन्नी मेरा निकनेम है, सन्नी तेरे पापा का ना एक सपना सीगा। उन्होंने मैनू क्या सीगा मैरिज वेले कि एक बार तेनों मैं बाहर जरूर घुमाना है। तो कहते वो पापा का सपना आज वो 70+ है, वो तूने पूरा कर दिया। मैं एयरपोर्ट पे चल रहा हूँ और मेरी आंखें नम थी उस टाइम पे। अभी मैं जब भी ये किस्सा बोलता हूँ मेरी आंखें नम होती है, मैं जब भी बच्चों से या किसी से डिस्कस करता हूँ तो मेरे को लगता है वो बड़ा मतलब इमोशनल मोमेंट भी था और बड़ा प्राउड भी फील हो रहा था खुद पे कि शुक्र है भगवान तेरा।
इतना काबिल बनाया। And I would love to give a big shout out to all the mothers of this world for first of all bringing us in this beautiful world, showing us what world is and giving us the best teachings so that we can survive in this world and can do the best of us. Thank you to all the mothers. ते अवनीश जी, जैसे आप एक कॉमर्स फील्ड में आपने अपना करियर भी इस्टेब्लिश किया, आप जो टीचिंग करते हैं वो भी आपकी कॉमर्स फील्ड में है। मैं अगर अपना टाइम याद करूँ, व्हेन आई वाज इन 11th and 12th, आई हैव बीन लाइक आई वाज सो क्रेजी अबाउट कॉमर्स। पहले तो एक मेरे को एक्साइटमेंट बढ़ा था कि मैंने कॉमर्स पढ़नी है, और जब मैं कॉमर्स पढ़ने लगी मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि भाई मेरा मुश्किल से मैथ से पीछा छूटा था, अब मैं अकाउंट्स में आ गई, मेरा डेबिट क्रेडिट क्या है ये, बैलेंस शीट्स बनाना ये वो, मेरे को बड़ा एक टाइम पे टफ लगने लगा कि, और मुझे ऐसे लगने लगा कि यार गलती कर दी शायद मैंने ना कॉमर्स फील्ड में आके। कितना मतलब आप इस चीज़ को बच्चों को, ये आती होगी बच्चों में भी अंदर बात, तो आप इस चीज़ को बच्चों को कैसे समझाते हो, कैसे इसको ईज आउट करते हो बच्चों को, क्या उनको कहते हो ताकि वो रिलैक्स भी रहें और अच्छे से पढ़ भी लें? देखो, बच्चे को अकाउंट्स जो है ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ये पढ़ाना नहीं है, ये समझाना है। तो पहली क्लास में 11th के बच्चे को मैं एक चीज़ ज़रूर बोलता हूँ कि बेटा आप हैरान हो जाओगे सुनकर, भगवान का खुद का स्ट्रीम कॉमर्स था। तो बच्चे एक दूसरे की शक्ल देखते और हंसते, सर क्या बोली जा रहे हैं, पहली क्लास है, डेमो में हम आकर बैठे हैं और सर बोल रहे हैं भगवान का स्ट्रीम कॉमर्स था। मैं कहता हूँ हाँ बेटा, मैं भी अमेज़ हूँ ये बात सुन के। तो मैं क्या बेटा, भगवान इतनी बड़ी शय, वो अगर चाहता सिर्फ ब्रीद इन बना लेता, उसने ब्रीद इन के साथ ब्रीद आउट बनाया हमें सिखाने के लिए कुछ। उसने डे बनाया तो नाइट भी बनाई, समर्स बनाई तो विंटर्स भी बनाई, सबसे बड़ी चीज़ बर्थ है तो डेथ भी है। यहाँ तक कि एक बच्चा जब पैदा होता है पेरेंट्स चाहिए, मदर है तो फादर भी है। तो वैसे ही है अकाउंट्स, डेबिट और क्रेडिट जिसे कहते हैं। देयर विल बी नो गिविंग विदाउट रिसीविंग एंड नो रिसीविंग विदाउट गिविंग, इट्स अ टू वे प्रोसेस। अब जब बच्चे को आप ऐसे समझाओगे वो कैसे भूल सकता है? अमेजिंग, वाओ, ब्यूटीफुल, क्या बात कह दी अवनीश जी आपने। ये मैं इस बारे में बहुत दिन तक सोचती रहूँगी अब, सच में। कोई ऐसा कहने वाला उस टाइम पे अगर होता तो कितनी आसानी से ये बात समझ में आ जाती। हर किसी का अपना तरीका है। बच्चे कई बार आकर, जैसे आई एम श्योर आपने भी अपने टाइम पे जिस भी गुरु से, टीचर से पढ़े हो, वो अच्छे ही होंगे। हर एक का अपने कहने का लहजा है, वे है, हर किसी का अच्छा ही है। तो बच्चे ना अक्सर आकर स्कूल के टीचर्स की मेरे पास बहुत बोलने लग जाते हैं कि सर स्कूल के टीचर बहुत तेज करवा रहे हैं। अक्सर हर टीचर ने अपने स्टूडेंट से सुना होगा, हर स्टूडेंट ने बोला भी होगा, कल चैप्टर शुरू आज खत्म करवा दिया। हमें कहते हैं एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, हमें इसके दूसरे पहलू को भी समझना है। हम ट्यूशन्स पे पढ़ा रहे हैं, हमारे पास 12 में से 10 महीने हैं सिलेबस करवाने के, सिलेबस रिवाइज करवाने के। उस टीचर ने स्कूल के पे बहुत प्रेशर है, उन्होंने जब मई एग्जाम्स लेने हैं उस एक महीना वो सिलेबस नहीं करवा सकते। जून की छुट्टियां आनी है, वो एक महीना वो सिलेबस नहीं करवा सकते। आपके सितंबर एग्जाम्स में वो नहीं पढ़ा सकते। प्री बोर्ड्स आगे वो नहीं आपको पढ़ा सकते। प्री बोर्ड्स में सिर्फ एग्जाम्स ही होंगे उस मंथ में, और उसके बाद आपके प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, वाइवास हो रहे हैं, वो नहीं पढ़ा सकते। फाइनल्स में नहीं। देखो 12 में से 6 महीने तो निकल ही गए, तो उसे 6 महीने के अंदर पढ़ाना भी है, रिवीजन भी करनी है, वीक स्टूडेंट्स की एक्स्ट्रा क्लास भी लेनी है। एंड इससे ज़्यादा बड़ी हैरानी की चीज़ जो मुझे लगती है, एक टीचर ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, डबल पोस्ट ग्रेजुएशन की, बीएड की उस टीचर ने, बाद में एनुअल फंक्शन पे उस टीचर को स्कूल के गेट पे खड़ा कर दिया जाता है। मतलब आप सोचो, टू वेलकम द पेरेंट्स, और पेरेंट्स का वेलकम तो छोड़ो, एनुअल फंक्शन एवरी डे खड़ा कर दिया जाता है कि देखो गेट पर बच्चे शोर ना मचा रहे हो, पीएन से हैंडल नहीं होंगे, टीचर्स का रोब होता है, अब गेट पे जाके कंट्रोल करो, आपकी छुट्टी आधा घंटा लेट होगी। बात छुट्टी आधा घंटा लेट की नहीं है, उस टीचर ने जितनी एजुकेशन, जो एक हसल ऑलरेडी किया, और आप उस टीचर के लिए बोल रहे हैं कि बच्चा रिस्पेक्ट भी करे, और वही टीचर बाद में गेट पे भी जाकर खड़ा हो जाए। ये स्कूल का प्रेशर कौन देखेगा? तो एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स। आपकी ये जो बात सिलेबस कंप्लीट करवाने की और बच्चों को इतना उसी ड्यूरेशन में पढ़ाने की जो है, उससे मुझे एक बात याद आ रही है अवनीश जी, आपको नहीं लगता कि यहाँ पर अब वो समय लिटरली आ गया है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हम कितना, कब, कैसे पढ़ाएं?
ये आपको नहीं लगता कि स्ट्रीमलाइन करना चाहिए एजुकेशन सिस्टम ये हर स्कूल का अलग अलग है, किसी स्कूल को सिर्फ 4 चैप्टर्स आ रहे हैं जी, किसी स्कूल में 10 आ रहे हैं। बिल्कुल, ये आई थिंक अगर सीबीएसई है ना तो सारे स्कूल्स का एक ही होना चाहिए भाई, मई एग्जाम्स में यही होगा, सितंबर में सिर्फ यही होगा और सारे स्कूल्स का कॉमन होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब इतना 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 चैप्टर्स और इतना सब कुछ, क्या हम उन सबको कॉम्पैक्ट करके कुछ ऐसे चैप्टर्स को कंबाइन कर दें कि ये इतना ओवर दिखने में, कहने में, पढ़ने में सिलेबस लग रहा है कि इसकी बेसिक चीज़ें निकाल के हम एक रिवाइज करने की बड़ी ज़रूरत है मुझे लगता है एजुकेशन को ना, कि अब बच्चे क्योंकि इतनी और चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। हमारे टाइम पे इतने ओवर एक्सप्लोजर नहीं होते थे बच्चों के कि आप डांस में भी आप अपने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, साथ में पढ़ाई करते करते बच्चे डांस में ग्रेजुएट हो रहे हैं, म्यूजिक में ग्रेजुएट हो रहे हैं, बच्चे इतने इतने स्पोर्ट्स में मेडल्स लेकर आ रहे हैं स्कूल में। वो पढ़ाई नहीं है, वो पढ़ाई में काउंट क्यों नहीं होती? कि अगर आपका बच्चा किसी एक्स्ट्रा करिकुलर में है तो एजुकेशन सिस्टम को मुझे लगता है अब हाई टाइम है कि थोड़ा सा अब अपने आप को अगर चेंज नहीं किया ना तो हमारे आने वाली जनरेशंस को बड़ी दिक्कत होने वाली है। ये थोड़ा सा ना थ्योरी ओरिएंटेड है हमारा जो पैटर्न है, ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होना चाहिए। बिल्कुल। तो एक मैं रिलेटिव्स के घर गया कहीं पे, जैसे ना मेरे न्यूली मैरिड थे वो रिलेटिव्स में, तो कहते हैं ना घर पे फेरा डालने जाना होता है, वहाँ पे गए तो अंकल जी थे, कहते ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। तो ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੀਤੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ में बात हुई मेरी, मैं अंकल उस टाइम ਦੇ ग्रेजुएशन ਕੀਤੇ ਬੰਦੇ भी ना बैंक 'ਚ ਜਾ ਕੇ ना किसी ने कहते मेरा फॉर्म भर दो, पैसे जमा करवाने हैं। तो मैं क्या आज कहीं ना कहीं अभी बहुत ज़रूरत है और चेंज आने की, पर थोड़ा बहुत ये चेंज आ गया है। 11th और 12th के कॉमर्स के बच्चे को पता है फॉर्म कैसे भरा जाता है, ग्रेजुएशन किए हुए को नहीं पता था। काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल हुए, लेकिन अभी बहुत लंबी जर्नी है, बहुत अभी चेंजेस चाहिए, रिक्वायर्ड है। बिल्कुल। अच्छा अवनीश जी, उस टाइम पे मैं आपसे जो सवाल करना चाह रही थी ना पीछे, जब मैंने आपसे सवाल किया कि एक इनकम को लेके, जब मैंने आपसे सवाल किया, बहुत अच्छे से आपने अपनी बात कही। ठीक है, आपका एक अपना थॉट प्रोसेस है कि आप उस चीज़ को प्रायोरिटाइज नहीं करते, पर कुछ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि आपको ऐसा लगता हो कि यार फ़ीस भी कम कर ली है, उसके बाद भी काफ़ी चैलेंजेस आपको फेस हो रहे हों, या कोई ऐसा बहुत ही सुंदर इंसिडेंट हो जहाँ पर आपको लगा हो यार बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी? ऐसे 2 किस्से मैं बताता हूँ, एक शादी के बाद वाला रिसेंट वाला और एक उस टाइम का। ओके। 2016 में मेरी मैरिज हुई, तो मैंने टोटल गिन के 5 छुट्टियाँ की बच्चों को। अच्छा। इंक्लूडिंग मैं मैरिज, इंक्लूडिंग हमारा गोवा घूमने गए थे हम, वो सब मिला के, जिसमें से एक दिन संडे था, एक दिन मैंने बच्चों का टेस्ट रखा हुआ था। तो ऑफिशियली अगर देखें मैंने 3 छुट्टियाँ की। अच्छा। तो जब वो मैंने मैसेज डाला शादी के दिन, शादी से ठीक एक दिन पहले भी मैं पढ़ा रहा था। अच्छा। उस दिन शाम को, रात को मैंने मैसेज डाला कि अगले 5 दिन अब ये होने वाला है, एक दिन टेस्ट है, एक दिन संडे है, 3 दिन ऑफ रहेगा। ओह गॉड। विद इन 2 to 3 मिनट्स मुझे एक पेरेंट का फ़ोन आ गया। वो पेरेंट जिनको मैं पिछले 15 दिन से मैसेज डाल रहा था कि फीस इज पेंडिंग काइंडली पे, 15 दिन से भी ज़्यादा, शायद 1 महीना ही हो गया था, कोई उस पर रिस्पॉन्ड नहीं आया मेरे को। एकदम से उनका रिप्लाई या फ़ोन आ रहा है मेरे को, सर तो जैसे आप ये 5 दिन की छुट्टी कर रहे हो तो ये फीस एडजस्ट होएगी बीच में या क्या? ओह माय गॉड। मैंने मैसेज में लिखा भी था मेरी मैरिज है, ये मैरिज का रीज़न मैंने लिखा था बीच में। तो स्टिल उनका आ रहा है सर ये 5 दिन क्या फिर एडजस्ट करोगे? तो कॉमर्स के टीचर है भाई, हम तो दिमाग हिसाब के पक्के। तो मैंने उन्हें बड़ा प्यारा सा आंसर दिया कि सर देखो ऐसा है, अक्टूबर की मेरी मैरिज थी उस टाइम पे, तो मतलब 6 महीने निकल चुके थे। मैंने कहा सर देखो नॉर्मल क्लासेस के अलावा मैंने बच्चों को 20-25 के आसपास संडेज लगवाए हैं, तो आप ये 5 दिन उसमें से काट के बाकी 20 दिन की फीस मेरे को नेक्स्ट जो इसकी इंस्टॉलमेंट है उसके साथ भेज देना। तो एकदम से उन्होंने बात पलट दी और कहते चलो छोड़ो, मजाक कर रहा था, पढ़ाई में कैसा चल रहा है। अच्छा एक और ऐसा ही किस्सा आपको बताता हूँ, ये पिछले साल की बात है, पिछले 2 साल पुरानी बात है शायद ये। तो एक पेरेंट, सर हमें ना बिजनेस में कोविड के बाद बहुत लॉस हो गया है, बच्चा लेकिन हमारा पढ़ने वाला है, टॉपर है, रिजल्ट देगा आपको, आप इसकी फ़ीस का कुछ करो, सब्जेक्ट इसने 2 पढ़ने बट हम आपको 1 की फ़ीस ही दे पाएंगे, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत पुअर है। अच्छा। तो मैंने कहा बच्चा पढ़ने में अच्छा है ना? कहते हैं हाँ टॉपर है, आपको रिजल्ट देगा, टॉप 3 में ही आता है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप भेजो इसे। बुरा तब लगा, बच्चे को आए 1 महीना हुआ है, उसके हाथ में लेटेस्ट आईफोन जब लॉन्च हुआ उस टाइम पे वो उसके हाथ में है। या कोई बात नहीं, चलो फिर वो पूरा साल ख़त्म हुआ 11th बच्चे की, फिर 12th में आया वही बच्चा, 12th में फिर पेरेंट्स मुझे मिलने आए हैं और सेम बात,
सर आपको हमारी पिछले साल की कंडीशन पता तो है, तो इस बार भी आप इसका कुछ करो। तो अब देखो वो आईफोन वाला बच्चा, तो मैंने कहा ये मैम पिछले एग्ज़ाम से 1 महीना पहले बीच में 15 दिन आया नहीं था, तो क्या रीज़न था? सर वो ना हम सिंगापुर घूमने गए हुए थे। तो मतलब आप चीज़ समझ रहे हो, सामने बैठकर वो चीज़ बोल रहे हैं और मैं सीसीटीवी लगा हमारे, मैं उसमें नोट कर रहा हूँ वो जानबूझ के अपनी गाड़ी 2 गलियां दूर लगाकर, हमारे गार्ड अंकल हैं उन्होंने बताया, 2 गलियां दूर लगाकर गाड़ी फिर चलकर आ रहे हैं, मतलब वो दिखाने के लिए। वो तो बाय चांस मैंने पूछ लिया कि आप ये बच्चा आया क्यों नहीं, और रीज़न वो दे रहे हैं और फाइनेंशियल कंडीशन भी। हाँ मतलब झूठ भी किस हद तक बोलेगा ना कोई, कभी तो मुँह पे सच आ ही जाता है। फीस को लेके कोई ऐसा भी इंसिडेंट हो जो मैंने आपसे पूछा कि कभी कभी मांग के भी कुछ नहीं मिलता और बिन मांगे भी बहुत कुछ मिल जाता है, कभी ऐसा कुछ हुआ क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे कुंद्रा, पर मुझे लगता नहीं है कि आज की दुनिया में ऐसा कोई नहीं इंसान नहीं हो नहीं कि... नहीं 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 नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बोलूँगा, हैं आज भी ऐसे हैं। हमारे अमित कुंद्रा जी हैं, उनके 2 बच्चे सार्थक एंड सादिक, मैं यहाँ पे नाम भी लेना चाहूँगा, बहुत काबिल अदब वाले बच्चे, वो रेस्पेक्ट वाले, पढ़ने में भी अच्छे, तमीज़ वाले बच्चे भी। अच्छा। तो वो दोनों बच्चे हमारे पास ही कॉमर्स के ही हैं, 11th-12th पढ़े, तो वो उनके साथ थोड़ा फैमिली रिलेशंस है बहुत क्लोज, या हमारे गुरु भाई, सत्संगी बड़े भाई, तो उनसे काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो उन्होंने पूछा कि इसकी फ़ीस क्या होगी, तो मैंने कहा प्लीज़ शर्मिंदा ना करें, इनकी कोई फ़ीस नहीं होगी, आप मेरे गुरु हैं। अच्छा, तो आपने उनसे फीस के लिए डिनाई कर दिया? मैंने डिनाई कर दिया। वो कहते नहीं हमने तो देनी है, हम ऐसे नहीं पढ़ाएंगे। तो मैंने बोला ओके आप ऐसा करो 50% दे दो। कहते नहीं आप बाकियों से क्या चार्ज करते हो। उन्होंने स्पेशल मुझे फोर्स करके पूछा, मैंने बताया और उन्होंने वही भेजी। तो बात ये नहीं है कि फीस कम आ रही है ज़्यादा है, बात है एक बंदे का बिहेवियर, बंदे के एटिकेट्स, मोरल वैल्यू, सिखलाई, और वो उनके बच्चों में भी झलकती है। क्या बात है। मतलब आज की दुनिया में भी ऐसे लोग हैं जो आपका ना सिर्फ भला चाहते हैं बल्कि भला करते भी हैं जी। एक चाहने की बात अलग होती है और एक करना बहुत बड़ी बात होती है। अवनीश जी, एक बात जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये भी है, जैसे आपने एग्ज़ाम डेज़ का जिक्र किया और कुछ सिंसियर बच्चों के बारे में भी बताया, कुछ ऐसे बच्चे भी आपको मिलते होंगे जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं और कईयों को आपको ज़्यादा एफर्ट्स करवाने पड़ते होंगे, ज़्यादा टाइम देना पड़ता होगा। एग्ज़ाम ड्यूरेशन में आपके लिए कितना टफ होता है? क्योंकि मैंने देखा है भाई कि आजकल बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, दे कांट गिव टाइम टू देयर किड्स, और बड़ा टाइम बाउंडेशन, क्योंकि उनकी भी सर्विसेज हैं या जिस भी चीज़ में वो अपने इन्वॉल्व हैं, बिजनेस में कहीं भी, बच्चों को वो टाइम दे नहीं पाते। उनकी प्रायोरिटी ये रहती है कि आप एग्ज़ाम डेज में बच्चों को चाहे 8-8 घंटे अपने पास बिठा लो पर आप इसे पढ़ाओ। और कई पेरेंट्स को मैंने ऐसे देखा है कि स्कूल भेज के, ट्यूशन भेज के वो अपने बच्चों से ना हाथ जुड़ा रहे होते हैं कि शुक्र है थोड़ी देर गया, घर से गया। हाँ, तो मतलब ऐसा क्यों है और आप कैसे मैनेज करते हो और आपकी क्या थिंकिंग है इस बारे में? आई थिंक बच्चे को पेरेंट्स के लेवल पे मुझे लगता है ऐसे भेजना वाली चीज़ नहीं, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, खुद उसके साथ एक बेटर बॉन्ड बनानी चाहिए। और रही बात 8-8 घंटे पढ़ाने वाली जो आप कर रहे हो, भाई बच्चा यूपीएससी सिविल सर्विसेज की भी जो तैयारी कर रहे हैं ना, 8 घंटे तो वो ट्यूशन नहीं जा रहा, समझ रहे हैं आप? एमबीबीएस की तैयारी कर रहा है, नीट जेई की तैयारी कर रहा है, 8 घंटे तो वो ट्यूशन नहीं जा रहा। तो कॉमर्स में आप अपने बच्चे को 8 घंटे किसी टीचर के पास बेच रहे हैं और ये भेज रहे हैं और बिलीव कर रहे हैं कि वो वहाँ पे पढ़ रहे हैं। नहीं, या तो वो टीचर वहाँ फ़ोन पे लगा होगा या इधर उधर गप्पे मार रहा होगा, इधर उधर घूम रहे होंगे, वो नहीं पढ़ रहा होगा वहाँ पे। और 8 घंटे के बच्चे के लिए क्या, मैं टीचर हूँ, मुझे अगर आज की पढ़ने के लिए कहते मैं 8 घंटे लगातार नहीं पढ़ सकता, और शायद पेरेंट्स को अगर कोई कहते वो भी नहीं पढ़ पाएंगे। बिल्कुल। तो एक फेक वर्ड में जी रहे हैं हम कि हाँ 8-8 घंटे पढ़ना ज़रूरी है। अब देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए 8-8 घंटे नहीं पढ़ाया जाता। बिल्कुल जरूरी पढ़ना है, बच्चे में सेल्फ स्टडी की हैबिट इंकलकेट करनी जरूरी है। अगर आज आप उसके सिर पे 8-8 घंटे का डंडा रख रहे हैं, कल को जब वो बिजनेस में जाएगा वो देखेगा ना पापा नहीं है फैक्ट्री में, वो घूमने फिरने निकल जाएगा, दोस्तों के साथ गेमें खेल रहा होगा, उसे एक आदत पड़ गई सिर पे डंडे की। तो उसे सेल्फ स्टडी की आदत डालनी है, ना कि उसके सिर पे हमेशा कोई बैठा रहे। मैं आपको एक इंसिडेंट अपना भी बताना चाहती हूँ अवनीश जी। यहाँ पे हमारे पेरेंट्स ने मुझे, मेरे स्पेशली मेरी मदर ने हमें शुरू से, जैसे आप कह रहे हैं सेल्फ स्टडी, मेरे को उन्होंने 6th तक 7th तक मुझे याद है खुद पढ़ाया है मेरी मदर ने। उसके बाद शायद वो एजुकेशनल गैप या रीजनल गैप आप कह सकते हैं, स्टेट इंटर स्टेट का काफ़ी फ़र्क था। शी वॉज फ्रॉम हरियाणा एंड वी वर लाइक बॉर्न एंड बॉटम इन दिल्ली, तो कुछ स्टडीज़ डिफरेंसेस थे। तो जैसे मैं 8th क्लास में खुद से पढ़ने लगी, तो हम मतलब मुझे याद है कि हम 10th तक खुद ही पढ़े हैं। तो 10th के बाद मुझे कोचिंग की ज़रूरत लगी और मैंने कोचिंग ली भी है। और टचवुड मेरे कोच सर बहुत अच्छे थे, प्रकाश सर, आई स्टिल रिमेंबर यू एंड यू वर द बेस्ट, यू वर द बेस्ट।
तो मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ स्टडी ना ये घर से शुरू होती है. बीइंग अ पेरेंट, अगर आप अपने दिन के किसी भी दिनचर्या में से दिन का 1 घंटा भी अगर अपने बच्चे को दे दें तो एग्जाम टाइम्स में उसको 8-8 घंटे पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. आपने पहले ही उसको इतना पढ़ा दिया है, रिवीजन करा दी, जो स्कूल में पढ़ाई हो रही है आप साथ साथ में उसको रिवाइज कराते जाइए. मुझे ऐसा लगता है कि मेरी अभी नर्सरी क्लास में है डॉटर, एंड मैं उसको अगर घर में आके शाम में 1 घंटा, 1 घंटा भी नहीं, आधा घंटा भी उसके साथ बैठ जाती हूँ ना, उसको सब याद होता है. बस मेरी क्या वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है कि मैं उसको एक बार दोबारा रिवाइज करा दूँ. अब उसकी भी एग्जाम्स चल रहे हैं, आप विल यू बिलीव शी इज इन नर्सरी, उसके एग्जाम्स चल रहे हैं और मतलब उसकी प्रिपरेटरी लीव्स चल रही हैं. 3-3, 4-4 दिन की उसको प्रिपरेटरी लीव मिली हुई है कि एक दिन उसका वोकैबुलरी का एग्जाम हो रहा है, एक दिन कुछ. तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं उसको पहले से रिवाइज ना कराती, वो इस टाइम पे सब कुछ भूली हुई होती. फिर मैं उसको 4-4 घंटे लेके बैठी हुई होती कि उसको पढ़ाना है, याद कराना है, नंबर्स ना कम आ जाएं. नंबर्स कैसे कम आएंगे? अब मैंने उसको पहले ही इतना सब कुछ रिवाइज करा रखा है. और मैंने अपने टाइम पे, मुझे याद है मेरे बोर्ड एग्जाम्स थे ना अवनीश जी, यू वोंट बिलीव कि मैंने अपने बोर्ड एग्जाम की जो प्रिपरेटरी लीव्स मिलती हैं ना, उसमें अपनी बुक्स बंद करके अलमारी में रख दी थी. मैं अपने बोर्ड एग्जाम्स में पढ़ी ही नहीं हूँ. मेरी मदर बोलती थी बच्चे ना पढ़ रहे हैं, तू भी पढ़ ले, ट्यूशन जाते हैं बच्चे, क्या कर रही है? मैं कहा मम्मी मैं जितना साल भर में अब पढ़ी हूँ ना, इस प्रेशर में मैं भूल जाऊँगी. मैं बस अपने नोट्स रिवाइज कर रही हूँ, बस वही मेरे लिए जो है वो है. मैंने अपनी बुक्स बंद कर दी. एंड टचवुड आई वॉज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट. आई वॉज नॉट अ टॉपर, बट 75-76% मेरे फिर भी उस समय आ गए थे. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पीयर प्रेशर जो है, और आप मुझे बताइए कि जितने भी आपको टॉपर बच्चे मिले हैं, एक एवरेज आपको पता है कि वो बच्चे कितना पढ़ते हैं, और जो बच्चे पेरेंट्स कहते हैं कि बड़े वीक हैं, उनके ऊपर आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है? एवरेज और टॉपर बच्चे के पढ़ने के आवर्स का इशू नहीं है, इशू है कंसिस्टेंसी का. आपने एक बड़ी बात बोली, अच्छी बात बोली कि मैं अपनी बेटी को ना रोज आधा 1 घंटा देती हूँ, बस ये चाहिए. एक टॉपर डेली 2 घंटे पढ़ता है, ना कि पेपरों में 6 से 8 घंटे पढ़ता है. बिल्कुल. अगर आप डेली 1 से 2 घंटे दे रहे हैं तो आपका बच्चा स्कोर करेगा ही करेगा. कंसिस्टेंसी. एक मेरे को बड़ी ये दिक्कत आती है, एक बिजनेसमैन है तो उनका बेटा मेरे पास आया पढ़ने, कनेक्ट हो रही है बात वहाँ से एकदम से कंसिस्टेंसी से जी. तो कहते सर अपा इनू के बहुत ज़्यादा नंबर नहीं दवाने, बस इनू 40-50% दवा दो, अपा कड़ा इनू टीचर बनाना है. मतलब टीचर से ही बात कर रहे हैं, सानू पता है जो कुछ नहीं रखा, अस तेनू बिजनेसमैन ही बनाना है. तो साडा काम सैट है सर, पंजाबी में सर साडा काम सैट है, अस तेनू ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ही पाना, 12वीं कर लवे. अच्छा. तो मैंने उन्हें बड़े प्यार से समझाया, ये एक वहम है कि नंबरों से क्या हो जाएगा. अक्सर आपने सुना होगा या किसी ना किसी को बोलते सुना होगा, नंबर कहाँ मैटर करते हैं, नंबरों से क्या हो जाएगा. बिल्कुल. देखो स्कूल, स्टडी, एजुकेशन आपको सिर्फ मार्क्स नहीं दे रही, आप में एक आदत बढ़ रही है. बिल्कुल. एक आदत पड़ रही है डेली स्कूल जाने की. अगर आपको अभी डेली स्कूल जाने की आदत नहीं है ना, आप नोट करना, अगर आपने अपनी स्कूलिंग में इर्रेगुलर रहे होगे, ट्यूशंस पे इर्रेगुलर रहे होगे, आप अपने ऑक्यूपेशन में भी वैसे ही होगे. अगर आपको तब रेगुलरिटी की आदत है, पंक्चुअलिटी है ना, हो ही नहीं सकता आप अपने प्रोफेशन में अनपंक्चुअल हो जाओ, इर्रेगुलर हो जाओ. तो वो चीज़ें इंकलकेट हो रही होती हैं धीरे धीरे हमारे अंदर. 12 से 15 साल तक हमें पता ही नहीं होता. इट्स नॉट अबाउट मार्क्स ओनली, इट्स अबाउट हैबिट. यस एग्जैक्टली. एंड अलॉन्ग विद कंसिस्टेंसी जो मार्क्स के लिए चाहिए. बिल्कुल. तो अवनीश जी, ये प्रोफेशनल बातें तो हो गई, हमने आप जान भी लिया आपके टीचिंग मेथड्स के बारे में. आपकी क्या सोच है? आपको पर्सनली भी बड़ा अच्छे से जानने को मिला. अगर पर्सनली मैं बात करूँ कि पढ़ाई के साथ साथ ये आपका जो करियर, आपका जो पैशन है, जो आप बोलते हो कि आपने अपने पैशन को करियर बनाया, अलॉन्ग विद इट व्हाट ऑल योर हॉबीज़ आर? आप मतलब बोलते हैं वेले टाइम में बैठ के आपको क्या करना पसंद है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है कविता. अच्छा. पढ़ना लिखना. यस. ओके. तो ज्ञान की आज हम बात कर रहे हैं, एजुकेशन की, तो एवरीथिंग कम्स एट ए कॉस्ट. तो यहाँ पे ना देखा जाता है ज्ञान, जब हम किसी चीज़ की भी नॉलेज लेते हैं, किसी भी चीज़ में हमारे पास स्किल आ जाए तो ईगो साथ में आ जाता है, अहम मैं साथ में आ जाती है. तो छोटी सी 2 लाइनें मैं आपको इस पे बताता हूँ लिखी हुई. कहते लै ज्ञान वीजे ना छड्डी गई हो मैं, फिर ज्ञान अजेता होया ही नहीं. मिलना की अवनीश है तेनू मुर्शद, जे मैं तो तू दा होया ही नहीं. अरे वाह. तो सेल्फलेस होना पड़ेगा. अगर आप हमारे लोगों में भी देखेंगे, उसमें लिखा हुआ विद्या ददाती विनयम, कि असली विद्या अगर आपको मिली है ना तो आप विनरम हो जाएंगे, आप
अहंकार से नहीं भर जाओगे, ईगो नहीं आ जाएगा, आप सेल्फलेस हो जाओगे। भाई हाँ ठीक है, आइए। अगर बंदे को इतनी समझ आ जाए ना कि मैं जो पढ़ा हूँ, मेरे में जो नॉलेज है वो पूरी दुनिया का शायद 1.00001% भी नहीं है, तो किस बात का ईगो। वही बात आ गई ना कि अगर हम एप्पल ट्रीज देखें, मैंगो ट्रीज दें, कि वो कितने नीचे हैं और वो सबसे मीठे फ्रूट्स देते हैं। और वही अगर बात करें खजूर की, खट्टा भी होता है, इतना सा फल निकलता है, इतनी बड़ी गिटक होती है, तब भी वो इतनी ऊंचाई पर है, उस तक पहुंचना कितना मुश्किल है, वो ना किसी को छाँव दे पाता है। तो फ्रूटफुल ट्री विल ऑलवेज बी डाउन टू अर्थ ओनली। तो वो आपकी, हमने पर्सनालिटी को जब जाना और सुना तो वो आपकी पर्सनालिटी में भी ये जो क्वालिटीज़ हैं वो झलकती हैं। अवनीश जी, भी आपने जिक्र किया कि आप संत निरंकारी मिशन से भी जुड़े हुए हैं जी। जब हम किसी चीज़ को मानते हैं, जब हम कहीं जाते हैं, तो वहाँ की सिखलाई या जो वहाँ की शिक्षा है वो हमारे डे टू डे लाइफ में या हमारे प्रोफेशन में हमें कितनी मदद करती है? आपका इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? कोई कहीं भी जा रहा है, कहीं भी जहाँ भी उसकी आस्था जुड़ी हुई है, अगर सच में वो चाहे तो हमारी स्पिरिचुअलिटी आइडियोलॉजी क्या हमें प्रोफेशनलिज्म में भी हमारे मदद करती है? बहुत करती है। मैं एक चीज़ बताता हूँ, हम जब बच्चे की क्लास लेते हैं, 40 मिनट्स का लेक्चर बच्चे को देना, लास्ट में जब आप टॉपिक ख़त्म करने लग रहे हो, आप 40 मिनट्स में बच्चे से पूछ रहे हो, बेटा कोई डाउट तो नहीं, कुछ समझ आ रहा है, किसी ने कुछ दोबारा पूछना है? नहीं। जैसे ही वो क्लास ख़त्म होने लगती है ना, सर एक बार दोबारा से समझा दो। तो उस टाइम पे टीचर को जो एक पेशेंस का लेवल चाहिए होता है ना, आई थिंक उसमें मुझे बहुत बड़ी सपोर्ट मिली है कि एक सब्र, शांति, या कह सकते हैं पेशेंस, तो वो सुकून तो है ही, खैर तो काफ़ी मदद मिलती है। तो डेली बेसिस पे जब भी लगता है ना गुस्सा आ रहा है, मैं 40 मिनट से इसे बोल रहा, अंदर ही अंदर मन में कई बार आता है कि यार 40 मिनट में पूछ रहा, बेटा डाउट है बीच में ही बता दो, खत्म होते टाइम बच्चा बोल रहा है, फिर आते सिखलाई, नहीं यार सीखा हुआ है, तो वहाँ पे वो सब्र जो है वो बहुत काम आता है। Avnish ji, if I would say while winding up this podcast, is there any something that you want to say or speak to all the kids who are watching your podcast right now? बिल्कुल, बच्चों को मैं मैसेज देना चाहूँगा, आपके जो भी गुरु हैं ना, चाहे वो आपके शिक्षा से रिलेटेड है, चाहे घर पे आपके माँ बाप हैं, चाहे आप कहीं पे म्यूज़िक सीख रहे हैं या डांस सीख रहे हैं, वो जो गुरु है उससे रिलेटेड एक कहानी आपको बताऊँगा, शायद आप समझ आओ मैं कहना क्या चाहता हूँ। एक बार एक मिट्टी के ना मूर्तियाँ बनाने वाला था, मूर्तिकार, तो उसके पास एक शिष्य आया उससे सीखने के लिए, तो उसने मूर्तियाँ बनाई, तो शिष्य ने जब मूर्ति बनाई तो बेचने गए, शिष्य की मूर्ति बिक रही है 4 रुपए में, गुरु की मूर्ति बिक रही है 2 रुपए में, तो शिष्य को घमंड हो गया कि मेरे में तो बड़ा हुनर है। अगली बार फिर बेचने गए, गुरु की मूर्ति 2 रुपए में बिक रही है, शिष्य की मूर्ति 6 रुपए में बिक रही है। अगली बार गुरु ने बोला ऐसा कर, मेरी मूर्ति भी इकट्ठी अपने साथ ही बेच, क्या मैं अलग नहीं जाता, मेरी भी तू ही बेचा। वो गया, फिर से गुरु की मूर्ति 2 रुपए में बिक रही है और शिष्य वाली 8 रुपए में। अब वापिस आके शिष्य अपने गुरु को बोल रहा है, गुरु जी आपको ना शायद कुछ सीखने की ज़रूरत है, देखो मेरी वाली तो 8 पे पहुंच गई, आपकी वाली 2 पे रहेगी। तब उसके गुरु ने एक बात कही, बेटा तेरी मूर्ति जो 8 रुपए की बिक रही है ना आज, याद रखना आगे भी अब ये 8 रुपए की ही बिकेगी। मैंने भी किसी ज़माने में अपने गुरु को ऐसे बोल दिया था, उस दिन से लेके आज तक मेरी मूर्ति 2 रुपए की ही बिक रही है। तो कभी भी अपने में घमंड ना आने दें, जब भी आप किसी के पास कुछ भी सीख रहे हैं एक फेथ के साथ सीखें, एवरीथिंग टेक्स टाइम, आपको समझना होगा। तो मुझे लगता है कि अवनीश जी आज का जो हमारा ये पॉडकास्ट रहा बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इतनी अच्छी बातों से भरपूर रहा है कि हमारे व्यूअर्स जितने भी हमें देख रहे हैं उन्होंने बहुत रिलेट किया होगा जिन बातों से, क्योंकि मैं आपके साथ बात करते करते खुद अपने बचपन में चली गई। इतनी सारी बातें मैंने अपनी शेयर की आपके साथ, लग ही नहीं रहा था कि कोई पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग यहाँ पे चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जस्ट अपनी ही बातें कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आज की डेट में भी ऐसे ट्यूटर्स हैं जो ना सिर्फ बच्चों को पढ़ाते हैं बल्कि उनके साथ एक ऐसा रिलेशनशिप भी बिल्ड करते हैं कि जो फ्रेंडली भी होता है, मोरल वैल्यूज़ से भी जुड़ा हुआ होता है, और ये टीचर्स की आप जैसों की कोशिश रहती है कि बच्चे किसी भी तरीके से डाउन फील ना करें, उनको एक गाइडेंस भी मिल पाए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो एंड शेयरिंग सो मच गुड थिंग्स विद अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।
तो व्यूअर्स, आई होप कि आज का हमारा ये पॉडकास्ट आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और रिलेटेबल लगा होगा। कैसा लगा कमेंट्स करके हमें अपनी राय देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप अवनीश चुग जी से जुड़ना चाहते हैं, इनसे कुछ पूछना चाहते हैं, इनकी गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो इनके सोशल मीडिया हैंडल्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी। यू कैन गो देयर एंड यू कैन कॉन्टैक्ट हिम on his social media accounts, and we are also mentioning his contact number. And of course, don't forget to like, share and subscribe to this channel. And ऐसे और informative content के लिए आप देखते रहिए द टीवी। नमस्कार, दीजिए इजाजत।